नमस्कार विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने एक एक करके दूसरे यूरोपियों को यानी कि फ्रेंच, डच, स्वीडिश या फिर हम कहेंगे पुर्तगीज को परास्त किया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे छोटे छोटे राज्यों को आपस में लड़वा कर ये एक किसी दूसरे व्यक्ति को राजा के सामने खड़ा कर उसकी मदद करके किस तरीके से राज्यों को भी हथिया लिया। सबसे भारी सफलता, बड़ी सफलता उनको मिली प्लासी और बक्सर की लड़ाई में। और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद में उनको जो पैसा मिला, उस धन से, उस आर्थिक उन्नति के कारण उन्होंने दूसरों पर भी धीरे धीरे चीजें करना शुरू कर दी। अगर आप भूल गए हो तो एक बार पुराने वीडियोस देखिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए ये हम कहें कि ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अंग्रेजों ने अपना विजय अभियान यहां से चालू किया था सूरत से। 1612 में सुवाली के युद्ध में उन्होंने पुर्तगीज को परास्त कर दिया। फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहे और कई सारे जो है व्यापारी केंद्र उन्होंने स्थापित किए। जैसे मैंने बताया यहाँ पर बंगाल में कलकत्ता उन्होंने स्थापित किया, कोलकाता, यहाँ पर मद्रास उन्होंने स्थापित किया तमिलनाडु में, और यहाँ पर सूरत तो था ही उनका, सूरत, और यहाँ पर उनको बॉम्बे मिला, कहा किसमें, दहेज में, तो मुंबई। ये उन्होंने व्यापारी केंद्र स्थापित किए और व्यापारी केंद्र स्थापित करने के बाद में और इस तरीके से आर्थिक रूप से बेनिफिट होने के बाद में उन्होंने ये जो रीजन था कार्नेटिक रीजन, इसमें तीन कर्नाटक युद्ध लड़े या कार्नेटिक वॉर लड़े, जिनको कार्नेटिक वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कर्नाटक का पोर्शन है कुछ यहाँ पर। हैदराबाद और कर्नाटक रीजन जो था इनके हाथ में आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो है उनको दो लड़ाइयों 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई से मिलता है। फिर उसके बाद में इस 1764 की लड़ाई से उनको अवध भी मिल जाता है। आपको पता होगा अवध के जो शुजाउद्दौला थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने उनको इलाहाबाद, कड़ा के जिले दिए, 50 लाख रुपए दिए और उसी 50 लाख रुपए को इन्होंने क्या किया, मुगल शहंशाह उस समय यहीं पर था, शाह आलम, मुगल शहंशाह को देकर ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हथिया ली। फिर उसके बाद में इन्होंने इस रीजन में यानी मैसूर के रीजन में टीपू सुल्तान से 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े और 1799 में टीपू के बेटे हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद में मैसूर रीजन उनके अधीन हो गया और यहाँ पर उन्होंने इसी मैसूर में पुराने शासक जो अडियार वंश था, उस वंश के वाडियार वंश के ही एक 2 वर्षीय बालक को यहाँ पर बिठा दिया राजा, और अभी भी मैसूर में राजा का पद जो है वाडियार वंश के पास में ही है। फिर उन्होंने मराठाओं को पराजित किया, मराठाओं के साथ में भी उन्होंने 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े और 1818 में उन्होंने क्या किया, मराठा शासन जो पूरा इतना फैला हुआ था, उस 1818 में मराठा के अंतिम पेशवा बालाजी सेकंड को भेज दिया कानपुर कि भाई आप चले जाओ वहां पर और इधर कभी नहीं आओगे। इसके बदले में जो है चीजें उन्होंने उनको पेंशन देना चालू कर दी। फिर उन्होंने वॉर लड़ा सिखों के साथ में, तो नॉर्थ में सबसे बड़ी ताकत थे सिखों के रणजीत सिंह को हराने के बाद में उनके पास कुछ बचा नहीं था, तो अंतिम बार हमने जो पढ़ा वो सिख साम्राज्य पढ़ा था 1848 में। इस तरीके से वो जीतते गए, सारी चीजें उनके पास में आती गई। अब कुछ राजपूत राज्य बचे थे और कुछ छोटे मोटे दूसरे राज्य बचे थे, तो उन दूसरे राज्यों को और छोटे मोटे राज्यों को उन्होंने 2 अलग अलग नीतियों से अपने में मिलाया। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप ये थोड़ा याद रखिएगा, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है अभी तक हमने जो पढ़ा उसका, वो आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं, जैसे 1759 में उनका डचों से युद्ध हुआ बंगाल में ही, चिंसूरा की लड़ाई या बैटल ऑफ बेदरा, ये मैंने आपको बताया था, तो वहां पर डचों को भी उन्होंने हरा दिया। इस तरीके से और भी चीजें हैं, लेकिन मैंने अभी ये मेन आपको बता दिया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो है अपना और शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने 2 नीतियां स्थापित की थी। वो 2 नीतियां कौन सी थी? एक तो थी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को हम बोलते हैं सहायक संधि। क्या बोलेंगे? सहायक संधि। और सब्सिडरी अलायंस, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। सहायक संधि, इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब यह है कि आप हमसे सहयोग कर लो, बदले में क्या मिलेगा? देखिए, अंग्रेजों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये संधि लेकर आए थे वो। हालांकि इसको अपनाने वाला सबसे पहले अवध था। 1764 में अवध नहीं अपनाई थी। आपको पता होगा जब यहाँ पर 1764 का बक्सर का वॉर हुआ था, तो बक्सर के वॉर में अंग्रेजों ने इस अवध को बोला था कि भाई हमारा एक रेजिडेंट आपके दरबार में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये अवध जो है उस समय 1764 में सहायक संधि अपनाने वाला पहला था, लेकिन उस समय इस सहायक संधि का उतना
फॉर्मेट नहीं था, एक प्रोफॉर्मा नहीं था फिक्स, बस इन्होंने एक किया था समझौता, जिसको हम सहायक संधि बोलते हैं। अदरवाइज सबसे पहले सहायक संधि अपनाने वाला है हैदराबाद। हैदराबाद ने एक्चुअली सबसे पहले सहायक संधि अपनाई 1798 में। अब ये क्या है एक्चुअली, देखिए मैं आपको बताता हूं। सहायक संधि का मतलब अंग्रेजों ने सोचा कि कई सारे राज्य जो है हो सकता है कि कभी गठबंधन कर लें, आपस में जुड़ जाएं। अभी तक तो मराठा, मैसूर, हैदराबाद सब अलग अलग थे, हो सकता है ये सारे साथ में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और कई सारे राजा ऐसे थे जो डरते थे अंग्रेजों से कि अब हमारा राज्य ना हड़प लें, तो अंग्रेजों ने एक सहायक संधि की चाल चली, जिसमें इन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम आपके दरबार में एक हमारा व्यक्ति रखेंगे जो हमारा सैनिक होगा, कमांडर होगा, वो आपको दैनिक प्रशासनिक कार्यों में मदद करेगा, कैसे आपको प्रशासन चलाना है, लेकिन हम आपके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही था कि प्रशासनिक कार्यों में मदद करेगा, सलाह मशवरा देगा, लेकिन आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपके दरबार में चूंकि रक्षा करना है तो सेना तो रखना पड़ेगी, तो वो सेना आपके दरबार में हमेशा रहेगी, और उस सेना का खर्चा तो आपको ही देना पड़ेगा। आप चाहे कैश में दे दीजिए, या फिर आपके जो राज्य की सीमा है उसमें कई सारे गांव वगैरह हैं, कहीं लगान वसूल करने का अधिकार हमें दे दीजिए, हम वहां से लगान वसूल करेंगे, आपको तंग भी नहीं करेंगे, आपको प्रशासन में मदद अलग करेंगे। तो इसके अलावा क्या शर्तें थी, इसके अलावा ये शर्तें थी कि आप किसी भी राज्य से मैत्री, संधि, लड़ाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी आपके पूरे विदेशी मामले जो है हमारे पास में रहेंगे। दूसरा, आप किसी बाहरी व्यक्ति को जॉब नहीं दे पाएंगे अपने। अब आप सोच रहे होंगे जॉब देने से उनको क्या दिक्कत है। कई बार अंग्रेजों को यह डर लगता था कि कई, जैसे मैसूर में टीपू सुल्तान या और हैदर अली ने फ्रांसीसियों को अपनी सेना की नियुक्ति, अपनी सेना की प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए अपने पास बुलाया था। तो ये बोल रहे हैं कि आप किसी को जॉब नहीं दे पाएंगे। जॉब नहीं दे पाने का मतलब ये है कि आप किसी को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुला सकते। दूसरा, किसी को आश्रय भी नहीं दे पाएंगे, किसी से संधि भी नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ युद्ध की घोषणा भी नहीं कर पाएंगे, और आपका रक्षा का जिम्मा हमारा है। तो कई राजा ऐसे थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, अपना राज्य नहीं खोना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि ठीक है, अब जो है हमारा है, कम से कम अंग्रेज हमें एटलीस्ट ये तो अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपसे जो है आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, हमें क्या करना है दूसरों से लड़के, अगर हमारा राज्य हमारे पास में रहे तो ही बहुत है। तो इस सहायक संधि के पछड़े में कई सारे लोग फंस गए। तो यही नहीं, हैदराबाद ही नहीं, कई सारे दूसरे, आपको पता होगा 1818 में खुद मराठा के पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय, उन्होंने भी सहायक संधि तो स्वीकार की थी। और क्या किया था 1803 में, सॉरी उन्होंने 1803 में ही स्वीकार कर ली थी। 1818 में तो फाइनली, 1803 में ही सहायक संधि मराठा ने स्वीकार कर ली थी। बाद में वो तो ये समझिए कि मराठा जो पेशवा थे, उन्होंने एक बार 1818 में फिर युद्ध छेड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए उनको बाद में अपमानजनक संधि करनी पड़ी और पुणे से हमेशा के लिए जाना पड़ा। इसी क्रम में कई सारे राजपूत राज्य भी थे, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, ये सारे जो जितने भी राज्य थे उन्होंने भी ये सहायक संधि जो है अपना ली थी। तो इस सहायक संधि की शर्तें मैंने आपको बता दी है, क्या चीजें हैं, कुछ फैक्ट फिगर है तो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं। देखिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था इस सहायक संधि को, तो आप कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली इसको लेकर आया था। 1798 से 1805 के बीच ये संधि जो है एक्चुअली लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था। तो इसी कार्यकाल में उसने ऑलमोस्ट ज्यादातर राज्यों से सहायक संधि की। संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है, अवध, 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद में। लेकिन ये अच्छा फॉर्मेट नहीं था, अच्छा ड्राफ्टेड नहीं थी उस समय, इसको इस तरीके से नाम नहीं दिया गया था कि ये एक पॉलिसी है जिसको हम सब राज्यों को ऑफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ अवध के साथ की थी। तो अच्छी तरीके से ड्राफ्ट किए गए फॉर्म को स्वीकार करने वाला कौन था, हैदराबाद, मैंने आपको बता ही दिया 1798। मैसूर ने स्वीकार की 1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में जो वाडियार वंश को बिठाया उन्होंने 2 साल के बालक को, उनसे सहायक संधि स्वीकार कर ली। तंजौर ने की, अवध ने की वापस, है ना, पेशवा ने 1802 में की, 1802 में ही कर ली, सिंधिया ने की, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सारे राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक कारण है 1857 की क्रांति का, आगे हम वही पढ़ेंगे। देखिए अवध ने सहायक संधि स्वीकार की। अवध ये बोलता है कि भाई ठीक है, हम आपकी शरण में, आप हमारा रखिए सेना, हम खर्चा देंगे, हम आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन फिर भी अवध को बाद में प्रशासनिक कारणों से कि आप सही से प्रशासन नहीं कर रहे हैं, उस वजह से अवध को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। अभी तक अवध स्वतंत्र स्टेट था, ठीक है। तो ये सहायक संधि है, सब्सिडियरी अलायंस। एक और जो है अंग्रेजों ने नया नियम लेके आए थे, वो था व्यपगत सिद्धांत, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत को व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति भी बोलते हैं उसको, हड़प की नीति, राज्य को हड़प लो, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसमें क्या था, अंग्रेज ये बोलते थे कि अगर आप हमारे उपराज्य हैं, यानी हमारे अंडर में, यानी सहायक संधि के अंदर है, या फिर हमने आपको कभी पराजित किया है और आपके राज्य में राजा की मृत्यु अगर हो जाती है, तो आप किसी भी व्यक्ति को गोद लेकर राजा नहीं बना सकते। आप उसी को राजा बना सकते हैं, उसी को उत्तराधिकारी दे सकते हैं जिसका जन्म जो है आपके द्वारा, आपके पुत्र जैसे हुआ है। यानी आपका अगर बच्चा है, आपका अगर पुत्र है, तो ही आप उत्तराधिकारी बना सकते हैं, अदरवाइज आप जो है किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। और जिस राजा की मृत्यु बिना किसी लीगल हेयर्स के या उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी, तो उसका राज्य जो है अंग्रेज अपने अधीन ले सकेंगे। अब ये व्यक्तिगत सिद्धांत कई सारे राज्यों को, सतारा, संबलपुर, नागपुर, जैतपुर, इन सब को अंग्रेजों ने, झांसी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, झांसी को एक तरीके से वहां पर गंगाधर राव थे, गंगाधर राव की विधवा थी झांसी की रानी, और गंगाधर राव की मृत्यु जो है बिना किसी संतान के हो जाती है, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा बाद में पुत्र को गोद लिया जाता है। उसी का विरोध अंग्रेजों ने किया था, और झांसी की रानी का 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये था कि उनका राज्य हड़पने के लिए जा रहे थे अंग्रेज। तो ये था व्यक्तिगत सिद्धांत। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो जनरल चीज है, फिर भी मैंने लिख के लेकर आया हूँ कि क्या 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 चीजें हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है इसको लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से 56 रहा था, ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1848-56। किसी भी राज्य को जो अंग्रेजों का उपराज्य है, यानी सब स्टेट है, या उनके द्वारा पराजित है, राज्य के राजा की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के होने पर वह गोद ली गए संतान को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। पूरा लिख के लेके आ गया हूं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सतारा है ना, महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में 1848 में उसको ले लिया। जेतपुर है ना, बुंदेलखंड और संबलपुर, ये जो कहां पर है, जेतपुर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यानी यूपी में है, संबलपुर यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एक पार्ट था पहले उस समय। तो इन्होंने 1849 में संधि स्वीकार किया, 1848 में इन्होंने की। बाघाट हिमाचल प्रदेश में है, उदयपुर ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, झांसी यूपी में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। इन सब ने सहायक संधि, ये जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों ने इनका राज्य हड़प लिया। अब राज्य हड़प लिया, इसी के विरोध में जो है झांसी की रानी कई सारे बार चक्कर लगाए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। तो 1857 में मुखर होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती है। अब देखिए, अभी हम आ गए हैं 1857 तक। कई सारे यूरोपियन को अंग्रेजों ने हरा दिया है, कई सारे राज्यों को भारत में मिला दिया है, भारत में पराजित कर दिया है, कई सारे जो नहीं मिले उनके साथ सहायक संधि कर ली है, कुछ राज्यों को हड़प की नीति के द्वारा ले लिया है। तो अभी तक 1857 के आते आते अंग्रेजों के पास में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया जो है शासन हो गया था। लेकिन अंग्रेजों के जिस तरीके से तौर तरीके थे, फूट डालो शासन करो की नीति, आपस में राजाओं को लड़ाने की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, सहायक संधि, बहुत सारी चीजें थी, उससे कई सारे लोग नाराज थे। और नाराज एक वर्ग नहीं था, नाराज सारे वर्ग थे। नाराज सैनिक भी थे, नाराज किसान भी थे, नाराज सामाजिक सोशल वर्कर भी थे, बहुत सारे लोग नाराज थे। तो इसी का परिणाम 1857 की क्रांति होता है। अब 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह कई बार बोला जाता है। विद्रोह का मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1857 को सब लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं मानते। कई लोग ये मानते हैं कि एक्चुअली इसमें सारे सैनिक ही तो थे, एक्चुअल में साउथ वालों ने भाग नहीं लिया था, कई सारे राजाओं ने तो अंग्रेजों की मदद की थी, जैसे गुलाब सिंह हो गए जम्मू कश्मीर के, डोगरा वंश के, सिंधिया हो गए, इन सब ने तो अंग्रेजों की मदद की थी। और सैनिकों में से भी जो गोरखा सिख रेजिमेंट वाले थे, उल्लेख थे, उन्होंने जो है विद्रोह नहीं किया था। तो ये विद्रोह मुख्यतः यूपी, बिहार और दिल्ली के, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान मान लीजिए, यहाँ के एरिया में ही हुआ था, तो सीमित दौर पर हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कई बार इसको बोला जाता है। 1857 की क्रांति भी हम लोग बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसके क्या कारण थे, क्या चीजें थी जिनके बारे में, जिनसे 1857 की क्रांति भड़की और क्या हुआ था इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सिचुएशन हुई है हमारे सामने, कई सारे रीजन बनते हैं इसके लिए। 1857 की क्रांति की अगर सामाजिक कारणों की बात करें, हम सोशल कॉज, इसको अलग अलग बांट देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सोशल कॉज यानी सामाजिक कारण कौन से, तो सामाजिक कारणों में सबसे पहले ये कि अंग्रेज तो खुद ही अपने आप को बड़ा उच्च कोटि का व्यक्ति समझते थे, मानव समझते थे। एक चलती है व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी, व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी। ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है, इसको हिंदी में अगर बोले तो श्वेत व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का मतलब है कि श्वेत व्यक्तियों पर भार है। श्वेत व्यक्तियों पर क्या भार है, श्वेत व्यक्तियों के कंधों पर यह भार है कि उनको भारतीय जैसे काले लोग हैं उनको सुधारने के लिए ही धरती पर भेजा गया है। इस तरीके से अंग्रेज मानते थे कि हम जो सभ्य लोग हैं, गोरे लोग हैं,
उनके कंधों पर ये बहुत बड़ा भार है कि किस तरीके से इन असभ्य जाहिलों को सुधारा जाए, तो ये वो सोचते थे। तो देखिए आप, सामाजिक रूप से तो भारतीयों को बिल्कुल निकृष्ट कोटि का व्यक्ति मानते थे, सामाजिक रूप से कुछ समझते भी नहीं थे वो। भारतीयों के समाज में व्याप्त बुराइयों का हालांकि अंग्रेजों ने निवारण करने का प्रयास किया, लेकिन वो निवारण इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरीके से भारत जो है मॉडर्न हो जाए और अंग्रेजी सामान का उपभोक्ता बन जाए, कंज्यूमर बन जाए। तो उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, है ना, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने चालू करवाया, इस तरीके से कई सारे उन्होंने चेंजेस भी किए। तो इसके कारण भी सामाजिक वर्ग उनसे असंतुष्ट था। समाज के लोग सोचते थे कि भाई ये हमारे नियमों, कायदे कानूनों, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, उनको भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी। और कई सारे जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी हो रहे थे लोग। तो कन्वर्ट हो रहे थे तो हिंदुओं ने इस पर, मुस्लिमों ने इस पर आघात समझा कि भाई हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये कई सारे रीजन जो है सामाजिक रूप से थे और सामाजिक रूप से इन चीजों को थे। आप, मैं बताऊं सामाजिक बहिष्कृत भारत वालों का किस तरीके से था कि जब भी सार्वजनिक जगहों पर चीजें होती थी तो ऐसा लिखा जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो सोचिए आप किस तरीके से निकृष्ट लोग थे, निकृष्ट लोग मानते थे। और इसी का परिणाम था कि समाज में अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो वह व्यक्ति उठ खड़ा होगा। और ध्यान रखिए कि लोगों से ही राजतंत्र बनता है, लोगों से ही सत्ता बनती है। अगर लोग विद्रोह कर दें, लोग ये सोचे कि ये गलत है और सब लोग इकट्ठा हो जाएं, तो कोई सत्ता, कोई शासन, कोई सरकार नहीं टिक सकती। और आने वाले जो अभी वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें आप कई जगह पर ये सत्ता परिवर्तन देखेंगे आने वाले वर्षों में। तो एक तो था सामाजिक कारण। दूसरा इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारणों की अगर बात करें तो सबसे आर्थिक कारण बड़ा तो था कि धन का निष्कासन। भारत में लूट मची थी, बंगाल की लूट मची थी, दूसरे जगह की लूट मची थी। यहाँ के लगान का पैसा, यहीं पर अंग्रेज जो है सामान खरीद रहे हैं, कच्चा माल, फिर वो सामान भेज रहे ब्रिटेन, ब्रिटेन से वो ही सामान प्रिपेयर्ड होके अंग्रेजों ने जो पैसे में कच्चा माल खरीदा था उसी पैसे में उनको पक्का माल दे रहे। और यहाँ के सारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। एक टर्म आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है विऔद्योगिकीकरण, यानी आप इंडस्ट्रियलाइज करिए, कैपिटल लगाइए, लोगों को इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करिए, उद्योग लगाइए, लेकिन अंग्रेजों ने उल्टा कर दिया। यहाँ के जितने दस्तकार थे, हाथ से कपड़े बुनने वाले कारीगर थे, हस्तशिल्प कला वाले थे, सारों को खत्म कर दिया। क्योंकि उनका मटेरियल हो सकता है अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन उनकी कॉस्टिंग इतनी पड़ती थी। बाकी भारत तो वर्ल्ड व्यापार में राज करता था एक समय में, लेकिन औद्योगिकीकरण जब विश्व में हुआ तो कई सारे उद्योग धंधों की स्थापना हुई और उन उद्योग धंधों की मशीनों के मुकाबले भारतीय कारीगरों के हाथ जो है वो कमजोर हो गए। तो विऔद्योगिकरण हुआ, धन का निष्कासन हुआ, ये कई सारी चीजें थी। और भारत का आर्थिक शोषण और भ्रष्टाचार भी बहुत था। तो इन सब कारणों से, इकोनॉमिक कारणों से जो है चीजें कठिन हुई और 1857 की क्रांति में योगदान दिया। फिर सोशल, इकोनॉमिक, और हम बात कर सकते हैं कि मिलिट्री रीजंस क्या थे, यानी सैनिक रीजन क्या थे। तो सैनिक रीजन ये थे कि सबसे पहले तो सैनिकों की जो पोस्टल सर्विस थी, वो खत लिखा करते थे अपने परिवार को, फ्री पोस्टल सर्विस थी, वो बंद कर दी गई। दूसरा, सैनिकों को समुद्र पार ड्यूटी के लिए भेजा जाता था। अब उस समय ये माना जाता था, भारत में था एक ये समझिए आपकी अंधविश्वास या कुछ भी कह लीजिए, कि समुद्र पार जाने से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो समुद्र पार सेवा के लिए भेजा जाने लगा उनको। इससे लोगों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा, पगड़ी और ये जो आप कहेंगे कि साफा जो भी पहनते हैं सिख लोग, या ये जो है उन्होंने रखना बंद कर दिया। अब अंग्रेजों ने जब ये बंद कर दिया, इसकी जगह उनको क्या टोपी और तुर्रा लगाना पड़ता था। तुर्रा यहाँ पर एक लगा हुआ था, वो लेदर से बना हुआ था, चमड़े से बना हुआ था, तो उसके खिलाफ भी कई लोग जो हुए। तो मिलिट्री में ये था। दूसरा, जो भारतीय जवान थे, भारतीय लोग थे, वो मिलिट्री में बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा सूबेदार तक पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा उनका प्रमोशन नहीं होता था। सैलरीज में भी बहुत फर्क था, इंडियन और यूरोपियंस की सैलरी में बहुत फर्क था। तो एक तरीके से आक्रोश तो सेना में था ही। तो मिलिट्री रीजन ये हुए। तो इस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री रीजन थे। और अगर बात करें हम पॉलिटिकल रीजन की, तो पॉलिटिकल या राजनीतिक रीजन की बात करें तो राजनीति में तो बहुत ही दिक्कतें थी। मैंने बताया अवध को मिला लिया अपने राज्य में, पहले तो सहायक संधि की, पहले मित्र स्टेट था, फिर सहायक संधि कर ली, फिर अंग्रेजों ने बोला कि तुम अच्छा राज्य नहीं करते, मिला लिया। तो नंबर 1 रीजन तो यही था। दूसरा, झांसी को मिला लिया, दूसरा रीजन ये था। ये दोनों नीतियां उनकी, सहायक संधि की और व्यवगत सिद्धांत की नीतियां बहुत खराब थी।
दूसरा, बहादुर शाह जफर के साथ में बहुत खराब ट्रीट किया गया था। 1803 में तो दिल्ली पर अधिकार कर ही लिया था अंग्रेजों ने, तो बहादुर शाह जफर उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो ये भी चीजें थी। अवध में भी जो मैंने बताया, तो अवध के जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह को तो निष्कासित करके बंगाली भेज दिया था। तो वहां पर बाद में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया, अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को उन्होंने नवाब घोषित करके। तो ये कई सारे रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन थे, जिसके कारण जो है विद्रोह हुआ। अब ये इतने सारे रीजन थे, ये तो थे ही, साथ में एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण यानी उस समय का तात्कालिक कारण। उस समय का प्रेजेंट रीजन क्या था, उस समय का वास्तविक रीजन क्या था? तो देखिए, उस समय का रीजन ये था कि भारतीय सैनिकों को एक ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी पहले। उस ब्राउन बेस राइफल को इन्होंने चेंज कर दिया एनफील्ड राइफल से। एनफील्ड राइफल क्या थी? अच्छी थी, लेकिन उसमें जो भी गोलियां या कारतूस लगाने पड़ते थे, उन कारतूस को मुंह से छिलकर उसमें लगाना पड़ता था एनफील्ड राइफल में। अब ये बोला गया कि उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी को ग्रीस किया जाता था, यानी गाय और सूअर की चर्बी को लगाया जाता था सही रूप से काम करने के लुब्रिकेंट्स के रूप में। तो गाय और सूअर की चर्बी जो है कारतूसों पर लगी होती थी, और गाय और सूअर की चर्बी जो आप अगर मुंह से काटेंगे तो एक तरीके से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो इस तरीके से उसको लिया गया लोगों के द्वारा, और जो कार्टिजेस थी वर ग्रीस्ड विद द, हम कहेंगे, काउ एंड पिग, उसकी चर्बी से थी। तो अब आप देखिए कि मुस्लिमों के लिए सूअर बहुत ही मतलब पाप है, खाना नहीं खाते वो, और गाय जो हिंदुओं में बड़ी पवित्र है। तो इन दोनों की भावनाएं भड़की उससे। तो एनफील्ड राइफल जो है, ये चीजें थी। अब ये तात्कालिक कारण था। इसका क्या हुआ कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल में विद्रोह होता है मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। मार्च में विद्रोह करता है वो बैरकपुर छावनी में। वो पैदल सेना का सैनिक होता है, और दो जो है लोगों को मार देता, हत्या कर देता है। तो उसको क्या है, 8 अप्रैल को फांसी लगा देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को ये लोग फांसी लगा देते हैं। 8 अप्रैल 1857 के बाद में सैनिकों में ये बातें पहुंच जाती है, बातें चलती है कि इस तरीके से चीजें हो रही है, और कई सारे सैनिक भड़क जाते हैं। तो सबसे बड़ा विद्रोह होता है मेरठ में। मेरठ में घुड़सवार सेना के द्वारा विद्रोह किया जाता है, 3rd नेटिव कैवेलरी के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और उस घुड़सवार सेना में वहां जितने भी अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, कई की हत्या कर देते हैं, कई को बंदी बना लेते हैं, और वो अधिकारी जो है, वो भारतीय सैनिक जो है, भाग कर आ जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली आते आते अपने साथ में कई सारे लोगों को और जोड़ते हुए जाते हैं। तो एक ट्रेंड बन गया था, कई सारे लोग फिर दिल्ली जाने लग गए, जितने भी जहां जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर भी विद्रोह हुआ, राजस्थान में, एमपी में नीमच वगैरह में विद्रोह हुआ, जो उदयपुर से भेजकर जो है नसीराबाद में विद्रोह हुआ। तो अलग अलग जगह विद्रोह होता है, और कई सारे सैनिक जो है दिल्ली गए। अब दिल्ली में क्या चाहते थे? दिल्ली में चाहते थे कि दिल्ली चूंकि सेंट्रल राजधानी है, तो वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। कब्जा करने के बाद में सोच रहे थे कि पूरे भारत में हम जो है सशस्त्र क्रांति करेंगे, और उन सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भगा देंगे। अब क्या हुआ कि इन्होंने बहादुर शाह जफर को अप्रोच किया। उस समय राजा वही थे, मुगल साम्राज्य वही था, उनका था। तो बहादुर शाह जफर को अप्रोच किया। हालांकि बहादुर शाह जफर ने इनकार किया, लेकिन उनको जो है एक तरीके से सिंबॉलिक रूप से लीडर बना दिया ना। सिंबॉलिक रूप से यानी कि ये भाई नेता हमारे ये हैं, जबकि मुख्य जो कहेंगे कि प्रशासन था, वो बख्त खां के हाथ में था। एक बख्त खां सैनिक जनरल थे, उनके हाथ में था। तो बख्त खां ने नेतृत्व संभाला और बहादुर शाह को आगे कर दिया। अब अंग्रेजों की होश फाख्ता हो गई, एक तरीके से हवा उड़ गई उनकी। कई सारी जगह पर विद्रोह हुआ, कई सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्टीमेटली इस विद्रोह को दबा दिया। कई सारे राजाओं की मदद से, कई सारे दूसरे सैनिकों की मदद से अलग अलग जगह विद्रोह हुए। झांसी में विद्रोह हुए, कानपुर में विद्रोह हुआ, लखनऊ में विद्रोह हुआ। तो अलग अलग जगह कई सारे नायक थे इस क्रांति के, लेकिन अंतिम रूप से इन विद्रोह को दबा दिया गया। इसके कारण ये थे कि एक नेतृत्व नहीं था। 1857 की क्रांति में हम कहें कि बहादुर शाह जफर, वो तो खुद ही कब्र में थे आधे, तो उनका कोई नेतृत्व नहीं था। उन्होंने कभी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी नहीं किया। बख्त खां जो थे वो एक ही पर्सन थे, उनको इतना अनुभव नहीं था। दूसरा, नेतृत्व के अलावा इनकी योजना भी नहीं थी। कई लोग बोलते हैं कि रोटी और कमल को इन्होंने सिंबल बनाया था। एक दिन ये क्रांति करने वाले थे, 30 मई को एक्चुअली क्रांति करने वाले थे 1857 को, लेकिन 10 मई को ये क्रांति हो गई। तो कोई योजना का अभाव था। दूसरा, अगर कोई भी आप लड़ना चाहते हैं किसी भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? संचार लाइनें काटेंगे, आपूर्ति लाइनें काटेंगे। उस समय कुछ भी नहीं था। इन्होंने टेलीफोन लाइनें नहीं काटी या तार लाइनें नहीं काटी। अंग्रेजों को बहुत सुविधा हुई एक दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में। ट्रेन के माध्यम से जो है, उस समय 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, आपको पता होगा। तो 1853 में जो पहली ट्रेन चली, उसके बाद में कई सारी ट्रेन आई। तो 1857 में अंग्रेजी सैनिकों का मूवमेंट बहुत जल्दी हो गया, तो पटरियां उखाड़ सकते थे।
इस तरीके की सुनियोजित योजना बना सकते थे। हथियार वगैरह लूट सकते थे, उनकी भी कमी थी भारतीयों के पास में, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसे कई सारे रीज़न थे जिसकी वजह से क्रांति जो है हालांकि कई मायनों में तो सफल थी, एक पहला स्वतंत्रता संग्राम हम भारतीय गर्व से बोलते हैं, लेकिन फिर भी असफल हुई अंतिम रूप से, और कई सारे लोगों को तोप के मुंह के आगे बांध कर उड़ा दिया गया। अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता रखी और अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें बाद में चेंज की। कैसे चेंज की? पहले भारतीय सैनिक जो है वो 5:1 के रेशियो में होते थे, यानी 1 अंग्रेज और 5 भारतीय। 1 अंग्रेज और 5 भारतीय, यानी भारतीय सैनिक जो है करीब 2 लाख ऊपर थे, बाद में 1,40,000 कर दिया गया। और अंग्रेज सैनिक जो 45,000 थे उनको बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया गया, यानी बाद में 1,40 और 60 का रेशो अराउंड 2:1 का रेशो कर दिया गया, यानी 2 भारतीय 1 अंग्रेज। एक पील आयोग की गठन किया गया इस समय, पील आयोग का गठन किया गया और पील कमीशन ने कई सारे रिकमेंडेशन दी, उसके आधार पर उन्होंने संशोधन भी किया। जैसे भारतीयों को कोई इक्विपमेंट्स वाले, टेक्निकल वाले, संचार वाले पद नहीं देना, भारतीयों को गन रखना मना कर दिया गया, और गोला बारूद वाले विभागों से उनको हटा दिया गया। जिन जातियों ने जिन लोगों ने भारतीयों की बहुत मदद की थी उनको प्रमोट किया गया, जैसे गोरखाओं को, सिखों को प्रमोट किया गया। जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट्स बनाए गए। आज भी हमारे यहाँ पर गोरखा, राजपूत, आपको जाट रेजिमेंट्स आ रहा है, ये जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनी हुई है, तो वो रेजिमेंट अंग्रेजों की देन है, उस समय ये बनाई गई, तो उनको प्रमोट किया गया। और कई सारा इस तरीके से बैलेंस बनाया गया कि अगर कोई एक वर्ग विद्रोह करे तो दूसरा वर्ग इसको डिमिनिश करने में, उसको खत्म करने में सहयोग कर दे। और भारत में एक्सपेंशन की नीति बंद कर दी गई। एक्सपेंशन की नीति कैसे बंद कर दी गई? उनको ये बोला गया कि भाई जो है हम राजाओं को आश्रय दे दिया गया कि भाई हम जो है आपके आगे जो है राज विस्तार नहीं करेंगे। ऐसे कई सारे रीजन, जैसे रानी का शासन आ गया। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी रानी के ऑर्डर से शासन करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके रानी ने अपने हाथ में शासन ले लिया। रानी ने अपने हाथ में शासन लिया तो जितने भी राजा महाराजा थे सीधे रानी जी के अंडर में आ गए। तो इस तरीके से काम हुआ। फिर भारत में कई सारी चीजें मैनेज इस तरीके से की गई कि भारत में जो पद था गवर्नर का, उसको हटाकर वायसराय बना दिया गया। तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने जो पहले वायसराय थे, वायसराय का मतलब है कि रानी का प्रतिनिधि, तो उनके थ्रू शासन पूरे भारत में किया गया। जैसे बहुत सारे चेंजेस है, कई सारी है। कहानी मैंने सुना दी आपको, जनरल आपको ओवरव्यू बन गया होगा। फैक्ट्स मैं लिख के लेकर आया हूँ, तो आप जो है देखिए इसको। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो पामस्टन थे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पामस्टन। क्वीन विक्टोरिया थी, रानी जो है उस समय विक्टोरिया थे। ब्रिटिश आर्मी के चीफ पहले तो जॉर्ज एनिसन थे, बाद में कॉलिन कैंपबेल बने, तो ये इसी दौरान बदले गए। हाँ, कॉलिन कैंपबेल बेल क्या क्या कारण थे ये मैं आपको बता दिया। अंग्रेजी मानसिकता खराब थी, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इस तरीके से काम किया। ईसाई धर्म प्रचारक भी आते थे, इसके कारण हुआ। आर्थिक कारण मैंने बता दिया, भूकर कानून, बहुत सारी जगह जो मैं पढ़ाऊंगा आपको टैक्सेशन में, कि स्थायी बंदोबस्त किया गया, कहीं रैयतवाड़ी, कहीं महलवाड़ी, बड़ा मुश्किल था लगान देना लोगों के लिए, तो ये मैंने आपको उस समय नहीं बताया, तो ध्यान रख लीजिए। टैक्सेशन सिस्टम बहुत खराब था। सूर्यास्त का नियम चलता था। सूर्यास्त का नियम ये कि भाई आपको लगान देना है, अगर ये सांस ढलने से पहले लगान नहीं दिया तो जमीन जब्त हो जाएगी। आप किस तरीके से काम चलता है। विउद्योगीकरण मैंने बताया, सारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, भ्रष्टाचार बहुत था। राजनीतिक कारणों में धन का निष्कासन कर रहे थे, ये धन का निष्कासन इकोनॉमी में भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी नीतियां बहुत खराब थी, अवध के खिलाफ, बहादुर शाह के खिलाफ। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे अंग्रेज। पहले भारत में पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, फारसी भाषा चलती थी, फारसी भाषा से लोगों को लगाव था, लेकिन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे। सैनिकों को प्रमोशन नहीं होता था, धार्मिक चिन्ह वगैरह धारण नहीं करने दिए जाते थे, पगड़ी वगैरह के लिए मना किया था, मैंने बताया था। समुद्र पार सेवाएं, समुद्र पार सेवाएं उनको बोला जाता था। पोस्ट सेवाएं उनकी बंद कर दी थी। वर्दीधारी किसान ही तो थे अंग्रेज। वर्दीधारी किसान का मतलब इतिहासकार ने लिखा है ये कि सैनिक जो इन्होंने विद्रोह किया वास्तव में सैनिक नहीं थे, वो हर वर्ग का प्रतिनिधि करते थे। अगर आप किसी सैनिक के घर जाएंगे तो वो भी तो किसी समाज से, किसी कास्ट से, किसी धर्म से आता है। तो जितने भी सैनिक थे, अब किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, दूसरे लोगों पर जो उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे थे, वो भी उस ग्रुप से निकल कर ही तो वर्दी पहनकर आया था। तो किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। तो सैनिक भी एक तरीके से वर्दीधारी किसान थे, उनकी भी भावनाएं थी, उनके घर वालों से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने विद्रोह किया। तात्कालिक कारण तो एनफील्ड राइफल मैंने बता दिया आपको। एनफील्ड राइफल में वो सुअर और गाय की चर्बी का तात्कालिक कारण था। तो ये कारण मैंने आपको बताए दिए थे, सारी चीजें बता दी थी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति थे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 34 नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। पैदल सेना के मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया। इसने 2 लोगों की हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन और बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट और सर्जेंट थे ये, बाग और ह्यूसन।
तो बाघ और ह्यूसन की हत्या कर दी गई, तो इसको फांसी लगा दी 8 अप्रैल को, मंगल पांडे को फांसी दे दी। 10 मई को मैंने बताया थर्ड नेटिव कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सेना, इनमें विद्रोह हुआ और सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर बाद में दिल्ली चले गए, मैंने आपको बताया है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ये मैंने आपको बता दिया है कि बख्त खान ने नेतृत्व संभाला, बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक था, ये मैंने आपको बता दिया है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिरी इनका छोटा सा बेटा था, और बेगम हजरत महल जो है लास्ट वाजिद अली शाह, जिन्होंने कत्थक में बहुत योगदान दिया था, मैंने बताया भी था, जिनका निष्कासन कर दिया और बंगाल भेज दिया गया, सत्ता ले ली गई अवध में, उनकी बेगम थी। बेगम हजरत महल ने जो है इन्होंने क्रांति का ये संभाला था। नाना साहेब तात्या टोपे अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत कहा जाता है ना, क्रांति दूत। क्रांति दूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत उस समय जो है पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे और समझदार व्यक्ति थे, क्रांति को फैलाने में और कई सारे दूसरे जगह से हेल्प लेने में बहुत मदद की थी। तो ये नाना साहब के सचिव हुआ करते थे। नाना साहब कौन थे? नाना साहब देखिए, दो नाम है नाना साहब। एक तो तीसरे पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, उनका नाम भी नाना साहब था, जो पानीपत की लड़ाई के सदमे के बाद मारे गए। और नाना साहब ये थे जिनके अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड, जिसको मैंने बताया था कि 1818 में पेशवा को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो 1818 में कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, उनकी जो है संतान नहीं थी, तो उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया था। तो नाना साहब का मैंने नाम भी पहले बताया था कि धोंदू पंत, तो ये धोंदू पंत वाले नाना साहब है, धोंदू पंत, ये वो नाना साहब है। तो इनको क्या है, पेंशन नहीं मिल रही थी, अंग्रेज इनको मानते नहीं थे, क्योंकि ये भी तो दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, तो एक्चुअल पुत्र नहीं थे, इसलिए इनको पेंशन बंद कर दी थी। इन्होंने अजीमुल्ला खां को पेंशन के लिए जो है नियुक्त कर रखा था कि भाई हमारी पेंशन लेके आओगे इस तरीके से। तात्या टोपे इनके बड़े सहयोगी थे। तात्या टोपे का नाम भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये एक्चुअली नाम था इनका, रामचंद्र पांडुरंग। तो ये तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाद में झांसी की रानी के साथ में भी हुए, ग्वालियर भी गए, लेकिन अंतिम रूप से इन्होंने इनके जो इनके मित्र थे मान सिंह, जो कि सिंधिया के राज्यपाल थे या सिंधिया के सामंत थे, उन्होंने पकड़वा दिया था और तात्या टोपे को सरेआम जो है फांसी दे दी गई थी। तो तात्या टोपे थे। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई को तो आप कौन भूल सकता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी की तो कथाएं प्रचलित आपको पता ही है। तो झांसी की रानी अपने बेटे के लिए लड़ रही थी, है ना। और फिर बरेली में खान बहादुर खां, ये बस नाम याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्लाह, जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह थे, काफी एजेड व्यक्ति थे, इन्होंने जो है उन्होंने झंडा बुलंद किया क्रांति का, और बाद में गांवों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, बाउंस हो गए थे इनके। असम में मणिराम दत्त थे, ओडिशा में ये दोनों प्रिंसेस थे, सुरेंद्र साई, ज्वल साई, इलाहाबाद में बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। ये बस नाम याद रखिएगा, इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया है, अगर आप वो ढंग से पढ़ लेंगे तो आराम से आप जो है सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक आध अगर कोई आ भी जाएगा तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि कितना आप पढ़ोगे, हिस्ट्री तो अनलिमिटेड है। मैंने आपको इन जो भी 30-35 लेक्चर में जो भी लेक्चर लिए मैंने, 20-25-30 जो भी लेक्चर लिए हैं, उनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपकी कवर है, यहाँ पर बहुत चीजें कवर है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग थे। अब इसमें इफेक्ट क्या हुए, चीजें क्या हुई? तो इफेक्ट तो मैंने बताया था कि रानी का शासन आ गया, प्रशासन में उन्होंने गोरखाओं को, इनको सैनिकों का अनुपात बदल दिया, बहुत सारी चीजें हुई। फिर भी मैं लिख कर लेके आया हूं प्रभाव क्या था। सबसे पहले तो रानी का शासन खत्म हो गया, रानी का शासन स्टार्ट हो गया यहाँ पर 1857 से क्वीन का शासन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और क्वीन ने क्या किया, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगाया, इलाहाबाद दरबार उसको बोलते हैं। और उस इलाहाबाद दरबार की घोषणा में ये किया गया, ये कहा गया कि अब जो है भारत में कंपनी का शासन खत्म होता है, रानी का शासन रहेगा। रानी कैसा शासन चलाएगी? एक वायसराय को नियुक्त करेगी, वो वायसराय यहाँ पर प्रमुख नेता, प्रमुख व्यक्ति होगा जिसके थ्रू शासन चलाया जाएगा। वायसराय की मदद के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको भारत परिषद कहा जाएगा। तो भारत परिषद, वायसराय, ये सारे बदलाव किए गए और उनको जो एक्सपेंशन की नीति है वो खत्म कर दी गई। मैंने बताया भारत सचिव है ना, इंडिया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसको बना दिया गया। फिर ब्रिटिश साम्राज्य जो है विस्तार पर रोक लगा दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य दूसरे राज्यों को नहीं मिलाएंगे। सैनिक सुधार किए गए, मैंने बताया था। पील आयोग की नियुक्ति की गई थी, पील आयोग, पील कमीशन बनाया गया था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बंद कर दिया गया कि भाई ये अंग्रेज जैसे रहते हैं भारतीय रहने दो, हमें कोई करना नहीं है, इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, उखड़ जाते हैं। जाति और धर्म के आधार पर सैनिकों को प्राथमिकता दी गई, जमींदारों को बढ़ावा दिया गया। जमींदार बहुत बड़ा योगदान था, देखिए ये मैंने आपको बताया था उस समय, इसलिए मैं लिख के ले आता हूँ कि कई सारे पॉइंट छूट जाते हैं। जमींदार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस समय, क्योंकि जमींदार को अंग्रेजों ने जमीन दी थी कि भाई ये जगह आपकी, और उनको पैतृक संपत्ति बना दिया था। भाई रेवेन्यू जब तक भरते रहोगे आपकी पैतृक संपत्ति आपके बेटे से ट्रांसफर होती रहेगी। तो जमींदार तो बड़े खुश थे, जमींदारों ने धन से और कई सारे अंग्रेजों को बचाने में बहुत मदद की थी। तो जमींदारों को बढ़ावा दिया गया। फूट डालो राज करो की नीति जो है यहाँ पर अपनाई गई थी। प्रसिद्ध किताब 1857 पर लिखी गई है,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नाम ऐसा ही है इंग्लिश में, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वीरेंद्र दामोदर सावरकर, तो सावरकर के लिए याद रख लीजिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी में अगर आप लिखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। एक 1857 ही है, एसएन सेन की किताब है, द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार है। सिपोई म्यूटिनी का मतलब है सैनिक विद्रोह, एंड द रिवोल्ट और क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने लिखी है, रमेश चंद्र मजूमदार ने, ठीक है, ये है। विभिन्न विद्वानों का मत क्या है इसको लेकर, विभिन्न विद्वान बोलते हैं कि भाई कोई बोलता है कि सैनिक क्रांति, कोई बोलता है विद्रोह है, कोई बोलता है पहला स्वतंत्रता संग्राम है, तो मैंने लिखा है अंग्रेज तो यही बोलेंगे कि, अंग्रेज क्यों बोलेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम है, अंग्रेज तो बोलेंगे जॉन लॉरेंस, लॉरेंस ने क्या बोला, सिपोई म्यूटिनी है, सिपोई म्यूटिनी यानी सैनिकों का विद्रोह है, कुछ नहीं है, सैनिकों का विद्रोह है। टी आर होम्स क्या बोलता है, स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बेरिज्म, वो ये बोलता है कि ये जो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और बार्बेरिज्म यानी असभ्यता के बीच संघर्ष, हम थे सभ्य और वो थे असभ्य, अब असभ्य लोग बिगड़ गए तो हम क्या कर सकते हैं, सभ्यता और असभ्यता के बीच संघर्ष है, एच.आर. होम्स ने बोला है। आरसी मजूमदार जब यहाँ किताब लिख रहे हैं कि सिपोई म्यूटिनी है, सैनिकों का विद्रोह है, तो ये यही बोलेंगे। तो इनका तो सेंटेंस बड़ा फेमस है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था, कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसे ही बस सिपोई म्यूटिनी थी। और वीडी सावरकर, नेहरू, वीसी पाल, ये जो है ये सारे लोग मानते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये जो है पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये मैंने जनरल मत आपको बता दिए, कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी आप करेंगे तो भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रेलवे और इसके लिए तो काम का है ही, एयरफोर्स वगैरह किसी में भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। तो ये 1857 की क्रांति मैंने आपको बता दी है। 1857 की क्रांति के बाद मैंने आपको बता दिया सारी चीजें उन्होंने जो है बदल दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद में ये सारी चीजें तो बदली, इसके बाद में कई सारी संस्थाओं का जन्म हुआ जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो है, या हम कहें राजनीति के माध्यम से बदलना चाहती थी कि भाई क्रांति इस तरीके से तो कर नहीं सकते, और एक बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय हो गया था भारत में, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा लेकर स्वतंत्रता, समानता, न्याय उस तरीके से बातें करने लग गए थे, राजनीतिक संस्थाएं बनाने लग गए थे, और ये चाहते थे कि भाई इस लड़ाई दंगे से तो हम भारत नहीं ले सकते, हम अंग्रेजों से जो है दूसरी तरीके से ले सकते हैं। हालांकि उनका शुरुआत में भारत लेने का कोई विचार नहीं था, वो तो ये बोलते थे कि अच्छा है अंग्रेज बढ़िया तो कर रहे हैं, अंग्रेज हमें थोड़ी स्वतंत्रता दे दें, हमारे हाथ में थोड़ा शासन दे दे तो हम अपने हिसाब से और अच्छा बेटर कर लेंगे, इस तरीके से वो सोचते थे। तो उसी में उन्होंने दौर में कई सारी संस्थाओं की स्थापना होती है और थोड़ी राजनीतिक चेतना भारत में आ जाती है। और ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मध्यम वर्ग था उन्होंने कभी क्रांति में भाग ही नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग इस तरीके से सोचते थे, तो कई सारी संस्थाएं बनी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये बहुत सारे नाम जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने अलग अलग संस्थाएं बनाई। हालांकि ये RSIS का लेवल है, फिर भी मैं आपके लिए संस्थाएं लिखकर लेकर आया हूँ कि ये कांग्रेस से पहले कई सारी स्थापित संस्थाएं थी जिन्होंने ट्राई किया। सबसे पहली संस्था जो थी इस तरीके से अलग अलग बनाई थी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, दादा भाई नौरोजी लिख लीजिएगा, नाम है इसलिए मैं सारा इंग्लिश में लिख कर लेके आ गया हूँ। 1876 में इंडियन एसोसिएशन, अब इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ही बनाया, भारतीय संघ बनाते तो मैं हिंदी में लिख के लेके आता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने बनाया था। तो देखिए 66, 76, 75 में इंडियन लीग बनाई शिशिर कुमार घोष ने। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाई गई, MV राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और AP चार्लू, आनंद P चार्लू नाम इनका पूरा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, किसने, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग ने बनाया। तो ये कई सारे संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं के माध्यम से ये किया जाता था कि भाई आप किसी तरीके से अंग्रेजों को अच्छा काम करने के लिए मनाएं, क्या करें। एक 1860 में एक और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी जमींदारों की एक संस्था थी। ये हालांकि जमींदारों की थी, अंग्रेजों के फेवर में थी, लेकिन ये भी एक पहली संस्था थी जो बहुत अर्ली में बन गई थी। इस संस्था को तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में ही गठित किया था। तो ये सारी संस्थाएं थोड़ा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा नहीं, आप पढ़िएगा एक बार, ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बाकी छोटे एग्जाम में बहुत मुश्किल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी संस्था, मेजर संस्था गठित हुई, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज हम कांग्रेस देखते हैं। हालांकि उस कांग्रेस में कई सारे परिवर्तन हो गए हैं, ये कांग्रेस वो नहीं है। इंदिरा गांधी ने अपनी जो नई कांग्रेस बनाई थी INC, वो इंदिरा कांग्रेस, एक्चुअली कांग्रेस आई है ये जो आज हम देखते हैं, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है ये। और जो मेन कांग्रेस थी वो तो कब की खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है वो तो, इंदिरा गांधी के समय जो विद्रोह हुआ था कांग्रेस में आपस में, उसमें। तो ये कांग्रेस जो है
जिसका साइन चरखा था या कभी बैलगाड़ी वगैरह भी रहा हुआ है, तो अभी तो हाथ का पंजा है। तो ये कांग्रेस उस समय बनी थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। इसको कांग्रेस को हम इसलिए लेते हैं कि अब जो आंदोलन चलेंगे, अब ये लड़ाइयाँ दंगे वगैरह और सीधी लड़ाइयाँ कुछ नहीं होगी, अब जो आंदोलन होंगे वो कांग्रेस के थ्रू होंगे। कांग्रेस में अलग अलग चरण चलेंगे। कांग्रेस के पहले चरण में 1885 से 1905 पहला जो चरण रहेगा, उसमें थोड़े कम जो है लोग रहेंगे, कम दावेदार लोग रहेंगे। और कांग्रेस के दूसरे चरण में थोड़े क्रांतिकारी लोग रहेंगे, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग रहेंगे, और बाद में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आएगा, गांधी जी भी आएंगे। तो आज़ादी तक कांग्रेस जो है रहेगी, और कांग्रेस अंतिम रूप से आज़ादी दिलाएगी, भारत को मदद करेगी। हालांकि कई लोगों का योगदान है, मैं कांग्रेस को अकेला नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आज़ादी के टाइम पर एक राजनीतिक रूप से लोगों को एकजुट करने का काम कांग्रेस ने किया था उस समय। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस किस तरीके से गठित हुई, किसने गठित की, उसके अध्यक्ष के बारे में कई सारी बार कथन आ जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। और फिर बाद में जो है हम चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से राजनीतिक रूप से भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।